हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी के 20 प्रश्न पिछली वीडियो हमने किए थे। अब शुरू करते हैं 21वां प्रश्न, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन सारे प्रश्नों को हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है ना। अर्धस्वर क्या होते हैं? ल, य, प, या र। अर्धस्वर कौन सा है इनमें से भैया? देखो, अर्धस्वर कहां से आते हैं? पहली बात तो हम अंतस्थ व्यंजन इसके लिए पढ़ते हैं। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन आते हैं? या आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। आपको पता है कि जो या, र, ल, व है, ये इसमें आपका जो या और व है, कौन सा? या और व, ये दोनों जो है ये अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको बोलते हैं लुंठित और इसको बोलते हैं प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित, इसको बोलते हैं पार्श्विक। ल जो है ये पार्श्विक होता है, ठीक है। या और वह अर्धस्वर है। तो या और वह कहाँ दिख रहा है आपको? या और वह यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, इसमें पूछ रहा है किस स्वर में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है। ए कृष्ण, बी कृपा, सी दृष्टि, डी आज। मतलब ये सब बहुत नॉर्मल प्रश्न है। री किस में स्वर नहीं है? तो भैया री जो है कृष्ण कृपा में भी है, दृष्टि में भी है, आज में री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? पद है, वाक्य है, ध्वनि है या शब्द है? देखो भैया, यहाँ पे सार्थक लघुत्तम अगर पूछा जाए, सबसे लघुत्तम इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई तो ये है। क्या? लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लघुत्तम इकाई, तो लघुत्तम इकाई ध्वनि है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे मतलब सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी? अगर आपसे लिखित पूछे, लिखित अगर पूछता तो आपका वर्ण हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसे तो ध्वनि है। मौखिक इकाई ये पूछा ना, सबसे जिसे भाषा की सार्थक पूर्ण इकाई कौन सी है? तो आपको पूर्ण इकाई जो है वाक्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा? सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भैया लघुत्तम इकाई आपका शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्न में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? बताओ भैया, द्वित्व व्यंजन की बात हो रही है। दिल्ली में है, उत्साह में है, संबल में है या प्राण में है? इसका जवाब दें आप। देखिए, जब हम कभी द्वित्व व्यंजन की बात करते हैं तो अब इसमें अलग अलग जैसे जो व्यंजन हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कभी कभी संपृक्त व्यंजन या संपृक्त वर्ण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? संपृक्त व्यंजन। बात क्लियर है? संपृक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अब जैसे देखिए, यदि कोई वर्ण, जैसे यहाँ पे आया, एक एक चीज है, मैं आपको सब बताऊंगा। संपृक्त व्यंजन कौन से हैं? यदि कोई आधा वर्ण अपने वर्ग के किसी अन्य वर्ण से जाकर मिलता है, मतलब अपने वर्ण के, जैसे हम ये लिख दें एक शब्द संधि, ऐसा समझिएगा। संधि न किसका है? इसी वर्ण वर्ग का है। ये मैं फिर से परिभाषा बोल रहा हूं। यदि कोई भी आधा वर्ण, ये आधा वर्ण अपने वर्ग के किसी अन्य वर्ण से जाकर के मिलता है तो वही क्या कहलाता है? संपृक्त ध्वनि कहलाती है। इसका उदाहरण जैसे आप संबल देख रहे हैं, संबल, तो संबल आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, संबल। तो यही आपका ये आपका क्या? संपृक्त व्यंजन। तो आपका ये गलत हो गया। उसके बाद आपको और बताएं, जैसे ये और बताते हैं। अगर हम बात करें संयुक्त की, क्या? संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियां, अगर इसकी हम बात करें भैया, संयुक्त ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? तो दो या दो से अधिक व्यंजन जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो वह संयुक्त ध्वनियां होती हैं। संयुक्त ध्वनियां अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। अब देखिए, इसमें कौन से, जिसे आप संयुक्त ध्वनियां किसको कहेंगे? तो भैया यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लांत। क्या लिखेंगे? क्लांत लिखेंगे भैया। क्लांत लिखेंगे मतलब क्या? यहाँ पे एक व्यंजन वर्ण वर्ग ये है, एक व्यंजन वर्ग ये है, ये दोनों मिल रहे किससे आता है? स्वर की सहायता से, ठीक है। तो भैया इसमें इस टाइप का देख लीजिए आप, कौन सा है आपका? ये उत्साह है, ठीक है। उत्साह हो गया। आपका प्राण हो गया भाई, प, अगर प्राण आप ऐसे लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प, उसके बाद र प्लस अ, उसके बाद जो है आप प्लस ड़, ऐसे तो लिखेंगे, या ड़ में इसे जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। दिल्ली जो आपका क्या है? द्वित्व व्यंजन है। आपका ऑप्शन नंबर है। द्वित्व मतलब क्या होता है? कोई भी आधा वर्ण अपने ही वर्ण के, वर्ण वर्ग नहीं, वर्ण वर्ग होगा तो फिर वो हो जाएगा संपृक्त। अपने ही वर्ण के आधे वर्ण से जाकर के मिलता है। तो जैसे दिल्ली हो गया, पक्का हो गया,
फिर कभी कभी आप सच्चा दे देता है ना, एक ही वर्ण जो है मिल रहा है। चलिए अगला लेते हैं भैया, ऑप्शन ए सही है इसमें। उस हिंदी में स ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है। देखिए इसमें हम कभी एक फार्मूला कभी देते हैं, कौन कौन सा, KTMDO, मतलब यहाँ पे होता है कंठ, यहाँ पे होता है तालु, यहाँ पे होता है मूर्धा, यहाँ पे होता है दंत, यहाँ पे होता है ओष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है स, तो भैया देखिए अगर हम बात करें तो जैसे स यहाँ पे हम बात करते हैं तालु की, है ना। यहाँ पे अगर हम तालु की बात करें, जैसे यहाँ पे एक होता है ये वाला स होता है, तालु वाला ये वाला होता है, मूर्धा वाला ये होता है। ठीक है, सॉरी ये तालु का ये होता है, मूर्धा का होता है, दंती सा आपका ये होता है, दंती सा ये होता है। ठीक है, तो भैया देखिए इसमें अगर बात करें कौन सा पूछा है, ये वाला सा पूछा, तो ये किस में आता है, स भी, ये तालव्य में आता है। और जैसे ईचू, जैसे और ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु, तो यहाँ पे भी ये जो सा आया है ये भी क्या है, तालु में। यार ये चीजें हो जाती हैं, च वर्ग होता है, ई होती है, तो ये भी किस में आते हैं, तालु में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं भैया, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है, बताओ भैया। झ, ह, ठ, यम। देखिए हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं, किसकी, ऊष्म या इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसको बोलते हैं भैया। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन मतलब बोले तो क्या, तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं भैया, इसमें होता है स और ह। तो बताओ भैया यहाँ पे क्या मिल रहा है, ह मिल रहा है, ये आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है, स्वर है, अयोगवाह है, व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन। अंग और अह क्या है, देखो भैया अगर हम स्वर की बात करें, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है स्वर कहलाता है, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है वो आपका व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जिनका निर्माण होता है, जैसे आपका ये स्र, तो ये कैसे निर्माण होता है, स और र से निर्माण होता है, इसका बात क्लियर है। तो इसमें ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, तो बचा क्या, अयोगवाह, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। अयोगवाह या इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, या इसी को अयोगवाह को ही क्या बोलते हैं, नपुंसक वर्ण बोलते हैं, नपुंसक वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर पूछे ले आपसे तो बता दीजिएगा। और अगला प्रश्न है भैया, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद, छ के बाद, ज्ञ के बाद या त्र के बाद। बताओ भैया अगर हम छ का निर्माण करते हैं मेरे दोस्त तो कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जब कभी आपसे पूछे किसके बाद आता है तो भैया क के बाद आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला लेते हैं भैया, अगला क्या है, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, समझिए इसको, स्पर्श वर्गीय व्यंजन, स्पर्श वर्गीय व्यंजन, स्पर्श वर्गीय व्यंजन या इसी को बोलते हैं उदित वर्ण। क्या बोलते हैं, इसी को उदित वर्ण बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 25 होती। कहाँ से लेके, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद होता है ट वर्ग, ता वर्ग, और उसके बाद आता है आपका प वर्ग। बात क्लियर है। तो जो च वर्ग है इसमें च, छ, ज, झ, इया होता है ना, लेकिन इया को नहीं रखते, ये पंचमाक्षर में जाता है। कहाँ पे जाता है, ये आ जाता है आपका पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। जब आपको कभी वर्णमाला जैसे पढ़ाना शुरू करेंगे टू टेक वन स्किप ऑन करके, तो उसमें बताएंगे आपको। तो आपके चार वर्ण च, छ, ज और झ, ये क्या है आपके, ये आपके कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। तो देख लीजिए च, छ, ज, झ कहाँ पे है, तो भैया ज आया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अयोगवाह कहा जाता है किसको, विसर्ग को, अल्पप्राण को, महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त व्यंजन हमने कहा था इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 4 होती। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। बात क्लियर है। अल्पप्राण के लिए हमने बताया था आपको 135 का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने कहा था कि जितने अंतस्थ व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है और जितने स्वर हैं ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। महाप्राण का कौन कॉन्सेप्ट है, महाप्राण 2 और 4 है। ठीक है, महाप्राण 2 और 4 है, और जितने ऊष्म व्यंजन हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया अब इसमें ये भी हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका विसर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया,
31 नंबर, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। देखिए वर्ण का तात्पर्य रंग भी होता है, जाति भी होती है और आपका अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश जो है वर्ण का तात्पर्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनि। देखिए अनुस्वार और विसर्ग ये जो है स्वर के बाद में आती हैं, स्वर के बाद आती हैं और व्यंजन से पहले आती हैं, अंग और अ। ठीक है, तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को क्या कहते हैं? अंग और अ। ठीक है, इसको जैसे आप इसको कह सकते हैं कि साहब ये वाला हमारा हो सकता है सही हो, इसको आप कह सकते हैं कि हमारा ये वाला सही हो। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है नासिक की ध्वनियां अंग अ, ये नासिक की ध्वनियां है और स्वर के बाद आती है, भी आपको पता है व्यंजन से पहले आती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्या पूछा? कंठ तालु। बताओ भैया ह का है, छ का है, ओ का है या ए का है? कंठ तालु बोले तो देखो अगर हम देखिए अब ये ह जो है, ह आपका कंठ आता है। क्या है? ह आपका कंठ है। छ की बात करें तो ये तालु है। यहाँ पूछा क्या रहा? कंठ तालु। अब यहाँ ओ की बात करें तो ओ का निर्माण किससे होता है? अ से होता है, अ और उ। तो अ किस में आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ में आता है। उपोष्ठ, तो ये तो यहाँ से नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अ का निर्माण कैसे होता है भैया? जो अ है उसका निर्माण अ और ए से होता है। ठीक है, तो अ तो कंठ हो गया और ईचू यसा नाम तालु, ये तालु हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर क्या? निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है? कलरव है, कारखाना है, चहचहाना है, अमिताभ। देखिए जब आप बात करते हैं स्वर की बात करते हैं तो स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या होती है 11। लेकिन अगर आपसे पूछे मात्रा के आधार पर, अगर आपसे पूछे मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे? 10 बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो आ है इसको क्या कहते हैं? इसको शहीद वर्ण की संख्या दी गई। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसमें क ल र व की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है भाई, इसको जो छोड़ देंगे तो हमारा बचता 10, तो 10 हो गया। पूछ रहा है कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण कहलाता है? म, ल, र या। देखो भैया इसको बोला जाता है लुंठित, इसको लुंठित वर्ण भी कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित वर्ण। तो आपको बता दें जैसे म तो नहीं होगा, या की बात है यार स्वर है, ला की बात है तो र जो है ये आपका जैसे ल है तो ला आपका पार्श्विक है। क्या है? ला आपका पार्श्विक है। र क्या है? लुंठित या प्रकंपित है। क्या है? लुंठित या प्रकंपित। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? कौन सा वर्ण पार्श्विक वर्ण कहलाता है? म, द, ल या त। बताओ भैया पार्श्विक वर्ण कौन सा है? अब इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? पार्श्विक वर्ण का ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? ये वाला पार्श्विक वर्ण है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें जैसे अगर हम बात करें पार्श्विक वर्ण की, नहीं दिख रहा है ना आपको कि पार्श्विक वर्ण कौन सा? अभी जस्ट पीछे मैंने बताया आपको भैया, म बताया, द बताया, ल बताया, त बताया। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है मेरे दोस्त मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 37 नंबर अगला प्रश्न है, ये अभी MPTT पूछा गया। अर्धस्वर वर्ग किसे कहते हैं? उदित वर्ण को, स्पर्श वर्गीय वर्ण को या संघर्षी वर्ण को या अंतस्थ व्यंजन को? देखो भैया उदित वर्ण की बात करें तो उदित वर्ण या स्पर्श वर्गीय व्यंजन ये एक ही है, इनकी संख्या कितनी होती? 25 होती है। संघर्षी व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? स, स और ह, ये हो जाती है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व, ये क्या अंतस्थ व्यंजन है और इन्हीं को क्या जैसे य और व ये आपके अर्धस्वर हैं, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन को कभी कभी अर्धस्वर वर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब पूछा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 32, बी 33, सी 34 और डी 39। अगर आपसे पूछता हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी तो आप बताएंगे कितना? 33 व्यंजन। यही अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता कुल व्यंजनों की संख्या कितनी तो भैया कुल व्यंजन 39 हो जाते। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ष वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ष वर्ण कौन सा है? य, र,
प या त। देखो भैया, अगर हम बात करें किसकी, वर्ष वर्ण की, किसकी बात करें, वर्ष वर्ण की बात करें भैया, तो जिह्वा की नोक, क्या, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो उसे वर्षवर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो भैया ल र न स, कितनी संख्या है, तो भैया 4 है। अब देख लीजिए ल र न स, कौन सा पूछा, कौन सा है, तो भैया आपका ल र न स र आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। विकसित वर्ण पूछा है, क्या विकसित वर्ण कौन सा है, ड़ है, फ है, स, उ है या ग है। देखिए विकसित वर्ण को ही आधुनिक वर्ण, इसका नाम जान लीजिए। आधुनिक वर्ण आपसे पूछे कभी, क्या आधुनिक वर्ण अगर कभी आपसे पूछे, या आपसे पूछे नवीन वर्ण, क्या पूछे, आपसे नवीन वर्ण पूछे, या आपसे उत्सृप्त पूछे, क्या पूछे, उत्सृप्त वर्ण पूछे, या फिर आपसे संकर वर्ण पूछे, क्या पूछे, संकर वर्ण पूछे, या फिर आपसे द्विगुण वर्ण पूछे। आप जानते हैं द्विगुण वर्ण है ना, तो ये सारे के सारे किसके नाम, एक ही नाम है। इसमें कौन सा, एक आपका ड़ पड़ता है और एक आपका ढ़ पड़ता है। यही 2 वर्ण ऐसे हैं जो विकसित वर्ण हैं। ये आपके, जैसे फा आया है तो ये फारसी भाषा का है, फारसी भाषा कितने वर्ण हैं, क, ख, ग, ज और फ। ये 1 2 3 4 5 फारसी भाषा कितने, 5 हैं। तो आपका फ भी है फारसी भाषा का और ग भी फारसी भाषा का। उ जो है आपका स्वर है, क्या है, स्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि हमें जो नया आत्मबल, जो नया संबल प्राप्त होता है, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।